गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग अध्याय 5 पढ़ रहे थे, विधायिका, है ना। आज हम उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, राज्यसभा का गठन। ठीक है, तो राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है उसको देखेंगे। तो राज्यसभा संसद का द्वितीय और उच्च सदन है ना, ऊंचा सदन है राज्यसभा। ठीक है, संसद का द्वितीय और उच्च सदन है। इसका गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार किया गया है। इस सदन को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है ना। इस सदन को, क्योंकि लोकसभा उससे बड़ी है ना, और लोकसभा को उससे ज़्यादा, मतलब लोकसभा की तुलना में क्या है, राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है। परंतु फिर भी इस सदन का अपना महत्व है ना, अपना इसका भी महत्व है। राज्यसभा के गठन को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है सदस्य संख्या, है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 80 द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गई है ना। कितनी निश्चित की गई है? 250, जिनमें से क्या है, 238 सदस्यों की भारतीय संघ के इकाई राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होने और शेष 12 सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था है। देखो, 250 में 238 सदस्य को क्या है, भारतीय संघ की इकाई राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों में निर्वाचित होने का क्या है, निर्वाचित होते हैं। और जो 12 सदस्य बचे हैं, है ना, उनको क्या करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, है ना, राष्ट्रपति द्वारा उसको मनोनीत किए जाने की क्या है, उसको व्यवस्था है। मनोनीत किए जाने की इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो, है ना। 12 ऐसे जो सदस्य बचे हुए हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनमें बहुत सारी चीज़ें होनी, बहुत सारे गुण होने चाहिए। जैसे उसमें कला होनी चाहिए, साहित्य के क्षेत्र में होना चाहिए, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जिसको ख्याति प्राप्त हो, प्रसिद्धि प्राप्त हुई हो, है ना। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा संघ की समस्त इकाइयों को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है ना। क्या किया गया है? प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए हरियाणा 5 प्रतिनिधि राज्यसभा में भेज सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश को 31 प्रतिनिधि भेजने का क्या है, अधिकार है। राज्यसभा का पहली बार सन 1952 में क्या किया गया था, गठन किया गया था। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? सबसे पहली बार 1952 में। अब सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, है ना। तो राज्यसभा के सदस्य के उम्मीदवार के लिए क्या करना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 102 के द्वारा वे ही योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो योग्यताएं लोकसभा की सदस्यता के उम्मीदवार के लिए निर्धारित है। अंतर केवल यह है कि लोकसभा की सदस्यता के उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, है ना। परंतु राज्यसभा की सदस्यता के उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए उम्मीदवार कितनी, 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए उम्मीदवार कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ राज्य के नाम दिए जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और उड़ीसा, है ना। जिसमें इसमें सदस्य आंध्र प्रदेश में कितनी संख्या है, 11। ठीक है, असम में 7, त्रिपुरा में 1, बिहार में 16, गुजरात में 11, तमिलनाडु में 18, कर्नाटक में 12 और महाराष्ट्र में 19, पंजाब में 7 और उड़ीसा में कितना है, 10। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हिमाचल प्रदेश, है ना। इसमें हिमाचल प्रदेश में सदस्य संख्या 3 है, जम्मू कश्मीर में 4, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, सिक्किम में 1, मिजोरम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1, गोवा में 1 और छत्तीसगढ़ में 5 और उत्तराखंड में 3। ठीक है, ग्यारह इसमें मध्य प्रदेश में कितना है, 11, है ना। उत्तर प्रदेश में है 31, राजस्थान में है 10, हरियाणा में 5,
पश्चिम बंगाल में 16, केरल में 9 और नागालैंड में 1, झारखंड में है 6 और तेलंगाना में है 7। तो संघ शासित क्षेत्र है, इसमें संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली, पांडिचेरी है ना, तो दिल्ली में 3, पांडिचेरी में 1 और निर्वाचित सदस्य 233 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने होते हैं 212 है ना, सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले कितने होते हैं 12 और कुल सदस्य कितना हुआ 245। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे निर्वाचन। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के 12 सदस्यों को छोड़कर शेष 233 सदस्य भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, है ना। इन सदस्यों का निर्वाचन संघ की विभिन्न इकाइयों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। जिन क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है ना, जिन क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती वहां राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विशिष्ट निर्वाचक मंडल गठित किए जाते हैं, है ना, कि जहाँ मतलब जिस राज्य में क्या है विधानसभा नहीं है, जिन क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होता वहाँ राज्यसभा ही क्या करते हैं सदस्यों के निर्वाचन के लिए विशेष निर्वाचक मंडल जो है वो तैयार करते हैं, गठित करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्यकाल। तो कार्यकाल में यहाँ पे दिया है संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी विघटित नहीं होता है ना, ये कभी विघटित नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 ऐसे सदस्य जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका होता है अपनी सदस्यता से अवकाश ग्रहण करते जाते हैं और उनके स्थान पर पुनः 1/3 नए सदस्य निर्वाचित होकर आते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कार्यकाल क्या है, कहते संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार जो राज्यसभा का एक स्थायी सदन है ना, यह कभी भी विघटित नहीं होता है बोल रहे। तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद करें इसके 1/3 ऐसे सदस्य हैं जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका होता है ना, तो अपनी सदस्य से वो क्या कर लेता है अवकाश मतलब छुट्टी ग्रहण करते जाते हैं और उनके स्थान पर एक पुनः नया एक स्थायी सदस्य जो है वो मनोनीत होकर आते हैं और इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है, हर 6 वर्ष बाद बदलते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिए पदाधिकारी। तो संविधान का अनुच्छेद 89(1) व 2 के अनुसार राज्यसभा की 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, पहला सभापति, दूसरा उपसभापति, है ना। ये क्या होता है संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के 2 मनोनीत सदस्य जिसमें सभापति और एक उपसभापति होते हैं पदाधिकारी। तो भारत का उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जिसका कार्यकाल क्या होता है 5 वर्ष होता है। उस उपसभापति 6 वर्ष के लिए राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के स्थान पर कार्य करता है। उपसभापति के विरुद्ध अविश्वास या अयोग्यता का प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा उसे उसके पद से क्या कर सकती है हटा सकती है, परंतु सभापति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा को लोकसभा से सम्मति लेना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 40,000 रुपये मासिक वेतन और 1,000 रुपये मासिक भत्ता मिलता है ना। यहाँ पे उपराष्ट्रपति क्या मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना मिलता है 40,000 रुपये उसको वेतन मिलता है और 1,000 रुपये उसको मासिक भत्ता। ठीक है, तथा उपसभापति को 35,000 रुपये मासिक वेतन और 500 रुपये मासिक भत्ता मिलता है। अन्य सुविधाओं में निःशुल्क आवास और कैबिनेट मंत्रियों को प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है ना। उनको मुफ्त में आवास भी मिलता है रहने के लिए
और सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कार्यों को करता है ना। जब सभापति नहीं रहता है तो क्या करता है, उपसभापति उसके कार्य को क्या है वो संभालता है ना, उसकी देखरेख वो करता है।